सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ ईश्वर पेटलीकर की लिखी कहानी खून की सगाई। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग अमृत काकी को देते, तब उनकी आंखों में आंसू झिलमिला आते। हर एक को वो एक ही जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। अपंग जानवरों को गौशालाओं में भर्ती कराने जैसा ही तो कहा जाएगा ना ये। अमृत काकी की ये ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बातें करता भी नहीं था। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वो जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती, उसके लाड़ लड़ाती, ये प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करते कि इस तरह पागल पुत्री को तो अमृत काकी ही पाल सकती है। दूसरे के घर हो तो अब तक कब की भूखी प्यासी मर गई होती, और जीवित भी होती तो ऐसा हृष्ट पुष्ट शरीर तो नहीं होता। मंगू के अतिरिक्त अमृत काकी की 3 संतानें थीं, 2 पुत्र, 1 पुत्री। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम करने लगे थे। पुत्री का विवाह हो गया था और वो अपने ससुराल में रहती थी। अमृत काकी उन तीनों संतानों को जैसे भूल गई थी, वैसे उनका समग्र मातृत्व मंगू पर अभिषेक करता था। इसलिए छुट्टियों में कभी कभी लड़के घर आते, तब उनका घर बाल पौत्र पौत्रियों से खिलखिला उठता। फिर भी दादी माँ के रूप में अमृत काकी हर्ष में पागल नहीं होती थी। भाग्य से वह उन बालकों को ले लेती, खिलाती या लाड़ प्यार करती। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को कुछ ख्याल नहीं आता था, पर पुत्र वधुएं तमतमा जाती। दोनों बहुओं की पति से एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और पगली मंगलू मंगू को छाती से अलग नहीं करती। मातृत्व के स्नेह में खिंचे ब, मातृत्व की स्नेह में खिंच बहुएं अमृत काकी के प्रति अन्याय कर बैठती। इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी उनका व्यवहार वैसा ही था। इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ाकर जब थक जाती, तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती, मंगू को झूठा लाड लड़ाकर तुमने पागल बना दिया है माँ। आदत डाली हो तो जानवरों को भी आदत डालो। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पैखाना और पेशाब कहाँ जाना है, इसका पता चल जाता है, इसका ख्याल आता है। तो 12 वर्ष की लड़की चाहे कितनी पगली हो, उसमें आदत डाली हो तो क्या इतना ख्याल भी ना आए। वो गूंगी है, बहरी तो नहीं कि हमारी बात भी नहीं सुनती। भूल करे तो 2 थप्पड़ लगा दें, तो तू दूसरी बार तुरंत ख्याल रखेगी। अपनी पुत्री उनकी पुत्री आगे कुछ बोले, उससे पहले तो अमृत काकी की आंखें बरसने लगती। पुत्री का हृदय भी भर आया, परंतु कलेजा कठोर कर मन की बात निकाले बिना न रह सकी। तुम जानती हो कि मंगू को लाड प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, पर ये समझ लो माँ कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने को तो नहीं हो। भाभीियों के पाले पड़ेगी, तब नित्य उसके मलमूत्र धोने का झंझट कोई न करेगा, वो दुखी हो जाएगी। कुछ रुक रुक कर धीमे स्वर में बोली, कहावत है माँ, और वो झूठी नहीं। पराई माँ ही कान छेदती है। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर तो नहीं होगा, ना हो, पर मलमूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा, ये भी बहुत है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है माँ। भाभी एक बार भी खाने को न दे, ऐसी ओछी नहीं है वो। अमृत काकी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती, तब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते थे, वो उनकी पुत्री कह डालती। अस्पताल गौशाला जैसा होगा, और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा हो जाएगा। मंगू की मौत को अमृत काकी भी छुटकारा मानती थी, यदि वो प्राकृतिक रूप से आए तो। परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असह्य लगता। स्वार्थ के तो सभी, पर निस्वार्थ निस्वार्थ का सगा हो, वही सच्चा सगा होता है। पुत्र कमाते धमाते हूँ, पुत्री संसार ससुराल में हिंडोले झूलती हो, तब मैं माँ बनती जाऊं, इसका कोई अर्थ नहीं। मंगू की सच्ची माँ बनी रहूं, तभी मेरे खून की सगाई सही। इसलिए पुत्र कहें या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को अमृत काकी तैयार नहीं थी। पुत्र माँ से इस भाग को समझ गए थे, इसलिए वे कभी ऐसी बात करते ही नहीं थे। फिर उगने का अर्थ भी न था, क्योंकि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत हो निदान प्रकट किया था। पागलपन मिटाना संभव नहीं है, केवल विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टरों की देखरेख में उसे रखा जाए, तो आदत के कारण शायद उसे शौच और कपड़ों का ध्यान आ जाए। परंतु ऐसी व्यवस्था घर के पास हो सके, ये संभव नहीं था, इसलिए वो मौन थे। फिर भी अमृत साथी ने अपनी श्रद्धा के प्रमाण के उपचार जारी रखे। दवा करने वाले बिन बुलाए घर आ पहुंचते, शिलाजीत बेचने वाले, हींग बेचने वाले,
मंगू को पागल जानकर दवा जानते इसका दावा करते। अमृत काकी मानती थी, हजार उपचार करें तब एक तो लग ही जाता है। इसलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वो गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती। किसी एक ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन के महीने में इसकी दशा बदलती है, इसलिए ठीक हो जाएगी। तब से अगहन का महीना अमृत काकी का आराध्य देव बन गया। अगहन के महीने में मंगू को 14 वर्ष पूरे हो जाते थे। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता, वैसी तरंग में अमृत काकी चढ़ जाती। 14वां पूरे होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया गया था। हाँ, मंगू पागल न होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप ऐसा है कि मुहूर्त देखकर कोई साथ रहने के लिए हाँ कर देगा। और और जैसे उसे ठीक हो गया हो, वैसे वह विवाह की योजना भी मन में सोचने लग जाती। कम्मू के समय घर की स्थिति आज जैसी अच्छी न थी। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। फिर मंगू के विवाह में किस लिए पीछे घूम कर देखेंगे। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। उससे प्रसन्न हो अमृत काकी दिन दिन हर एक के आगे पलायन करती रही। ज्योतिषी का कहना ठीक होगा, मंगू कभी भी, हाँ, कभी भी नहीं, पहली बार अपने आप हौज में बैठी पेशाब करने। सुनने वालों के गले से ये बात उतरना कठिन थी, क्योंकि सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूठे से कुरेदती नजर आती। अमृत काकी की दृष्टि उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को शिक्षा देती, वैसे धीरे से कहती, मंगू, ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए बेटा। मंगू को धुन आती और वो खड़ी हो जाती, तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझदार बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। इस प्रकार अमृत काकी का आशा भरा अगन का महीना आया। फिर मंगू अच्छी तो न हुई, पर शहर की कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान न रहता। अमृत काकी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होती है, इस प्रकार विवेक खो बैठती है, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल ना हो तो इसमें क्या आश्चर्य। कुसुम को दवाखाने में भर्ती कराने का निश्चय हुआ। ये समाचार जानकर अमृत काकी को बुरा लगा। अगर उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती ना करने देती। माँ बिना सब सुना है, सब, ये सब झूठ थोड़ी ही है। इसके साथ उसकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके दवाखाने में भर्ती कर देंगे। वैसा दृश्य उन्हें कंपा गया। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ, ऐसे समाचार आए। उसे बांध कर रखा जाता था, पर अब तो स्वतंत्र घूमती है और उपद्रव नहीं करती। टट्टी पेशाब का ठीक ठीक ध्यान आ गया है। पागलपन रहा है तो वो मात्र सारा दिन गाया करती है, इतना ही। यह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने अभिप्राय दिया था। दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया। फिर भी एकाध महीना और यहाँ पर रहे तो अच्छा। ऐसी डॉक्टर की सलाह से उसे तीसरे महीने भी रखा गया। वो घर आई तो सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। सबसे आगे थी अमृत काकी। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख अमृत काकी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, काकी, मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखे, जरूर वो अच्छी हो जाएगी। अमृत काकी ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, चुपचाप लोगों की बात सुनती रही। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलवाया, उसे पास बैठाकर अस्पताल की हकीकत पूछना शुरू की। माँ दया भाव रखकर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते, ऐसी उनके मन में जो गांठ पड़ गई थी, वो कुसुम की बातचीत से खुल गई। नर्स या डॉक्टरों को कोई कोई पागल चाटा मार दे तो भी वो उस पर खींचते नहीं थे, उसे मारते नहीं। ये जानकर उन्हें अस्पताल पर श्रद्धा हुई और एक नई आशा भी हुई कि मंगू के भाग्य में दवाखाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा। तो किसे पता, इतने उपचार करके देखे, एक और सही, नहीं मिटेगा तो वापस, कहा नहीं लाई जा सकती। अंत में मंगू को दवाखाने में भर्ती करने का अमृत काकी ने निर्णय किया। इसलिए बड़े पुत्र को घर आने को उन्होंने पत्र भी लिख पाया। फिर भी ये निर्णय किया, तब से उनकी नींद उड़ गई थी, जैसे वो हार कर ये काम कर रही थी। ऐसा उनके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार मालूम पड़ने लगा था। दवाखाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था। बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उन्हें दिखता था। मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था भी बढ़ती जाती थी। बहुएं चाकरी नहीं करेंगी, ये मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों बहुओं में से एक ने भी अभी तक साथ रहने का आमंत्रण उन्हें न दिया था। आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे ही दिखते हैं, इसलिए अपने ही पुत्रों से उन्हें अधिक आशा न थी।
इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या ना मिटे, तो भी उसे अस्पताल में भर्ती कर जाए, तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहेगी कि उसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही सही कोई है तो। इस विचारधारा के साथ अमृत काकी की आंखों में इतना अधिक पानी बह जाता कि बिछौना तार हो जाता। हृदय पुकार उठता, चाहे जो बहाना निकालो, पर मूल बात तो यही थी कि तुम, अमृत काकी स्वयं ही पुत्री से थक गई। अमृत काकी नींद में से चौंक उठती, बोल उठती, क्या मैं थकी हूँ? हृदय और दूने वेग से पुकार उठता, एक बार नहीं, हजार बार नहीं। अमृत काकी को हुआ अमृत काकी को हुआ उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर बड़ी ही गलती कर ली। इतनी भी क्या जल्दी थी? जाड़े में दवाखाने में की भर्ती कराना पड़ने की क्या जरूरत? रात में मैं उसे कितनी बार उड़ाती हूँ। दवाखाने में इस तरह घड़ी-घड़ी कौन उड़ाएगा? गर्मी में भर्ती करने का रखा होता तो ठीक था। परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुंचा। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। 1 सप्ताह में ही मंगू को भर्ती करना तय हो गया। अमृत काकी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकेल कर उतारना चाहता है। ऐसा न होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुंचता? कुछ सोर्स लगाकर तुरंत डॉक्टर और मजिस्ट्रेट से मंजूरी भी कराता। किस लिए? उन्हें होता था कि अभी ये विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती करे। पर पुत्र से कहने को जबान न खुलती थी। वो बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा, भर्ती करने का प्रबंध कर चुका, तो अब मना करूं तो उसे होगा कि माँ को कोई दूसरा धंधा ही नहीं। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने जाना था। उस रात अमृत काकी को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह में एक विचार ये भी आया कि साथ में न जाए तो अच्छा। अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे, ये उससे सहन ना होगा। पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है, यह सब वह अपनी नजरों से देखेगी देखेगी नहीं तो उसे चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए विवश हो जाने को तैयार हुई। पर मंगू को घर के बाहर निकलने को पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने को हुई, तब उन पर मानो ब्रह्मांड का भार आ गया। आंखों में से सावन भादो शुरू हो गया। नजर मंगू पर चिपक गई। वो किसी भी तरह उखड़ती तक न थी। मंगू अपने को पहनाए गए नए कपड़ों का रंग जी भर भर कर देख रही थी। भाव में आ गई हो जैसे। अमृत काकी की तरफ देखकर हंस पड़ी। उस समय अमृत काकी का कलेजा कट गया। गाय बैल भी गाय बैल भी जब उन्हें पुराने खूंटे से खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है, तब नए आसामी के घर जाने में आनाकानी करते हैं। मंगू को इतना भी नहीं था कि वे प्रत्यक्ष अनुभव करती। अमृत काकी डोडी से फिसल गई। हृदय कलकला उठा। अबोध पुत्री को दुनिया में कोई नहीं देखेगा। अबोध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं। सकी माँ भी उसकी न हुई। पुत्र का हृदय भी भर आया था। माँ की तरफ आंखें उठाने जितनी उसमें स्वस्थता न थी। जितना विलंब होता था, उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन के बाहर गाड़ी में जुते बैल पांव उठाने को तत्पर थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें किए बिना ही लथड़ा कर पांव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। आंगन से बाहर निकलते समय उसने धोती के कोने से आंखें पोंछ ली। पड़ोस की एक स्त्री ने मंकू का हाथ पकड़कर आगे किया। दूसरी स्त्रियों ने अमृत काकी को सहारा दिया। अंत में कड़वा घूंट पीकर हृदय में घुटनों पर हाथ रखकर वो टेक ले खड़ी हुई। दो स्त्रियों ने पकड़कर उन्हें बैलगाड़ी पर चढ़ाया। मंगू पागल है ये जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। ऐसी खाती-पीती सुखी लड़की को अस्पताल में रखेंगी? 1 महीने में लकड़ी हो जाएगी, लकड़ी। वहाँ तो जानवरों की तरह जितना दिया, बस उतना खाया, बस। हमारे गाँव में एक वृद्धा को उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कराए हैं, पर कुछ भी फेर नहीं पड़ा। गाँव का कोई व्यक्ति मिलने जाता है, तो रोने लगती है। पाँव पकड़ कर कहती है, "मुझे यहाँ से ले चलो भाई, मुझे यहाँ से ले चलो।" लेकिन आज के लड़के हैं, खिलाते ही नहीं। ऐसे लड़कों से क्या आशा रखी जाए? लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती है ना, पहनना ओढ़ना हो, इसलिए अधिक आदमी घर में पोसाता ही नहीं। इस लड़की की माँ नहीं है क्या? अमृत काकी को ये घाव असह्य हो गया। आंखों में आंसू आ गए, कंठ रुंध गया, शर्म से आंखें झुक गईं। साथ-साथ सिर झुकते ही माँ जैसा उनका दावा भी अपने आप में व्यक्त हो गया। बाप रे! आप माँ होकर इसे ढकेल रही हैं, फिर अस्पताल वालों को तो क्यों दोष दें? अमृत काकी यदि अकेली होती या लड़के को बुरा लगने का भय न होता, तो लौटती गाड़ी में मंगू को लेकर घर वापस आ जाती। परंतु दूसरा कोई उपाय न था, इसलिए भारी कदमों से और भारी हृदय से वो अस्पताल में प्रविष्ट हुई। मुलाकात का समय था।
इसलिए बीच के खंड में रोगी और उनके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। स्वजनों द्वारा घर से लाया गया खाना काफी लोग खा रहे थे। कोई कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के साथ पत्नी घर और बच्चों की बातें कर रही थी। एक पागल पत्नी से मिलने आया पति तो पत्नी उससे लिपट कर रो पड़ी और बगल में खड़ी वार्ड की परिचारिकाओं की तरफ इशारा करके बोली, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती, अच्छा खाना भी नहीं देती, सिर में डालने को तेल भी नहीं देती। अमृत काकी उस समय परिचारिकाओं की तरफ देख रही थी। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वो हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाने को लाए हैं, वह एक बार खा लो। उस पगली स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया, मैंने मुंह नहीं धोया। अमृत काकी ने देखा तो उसका मुंह धुला था। फिर भी जरा खिजे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर उसका मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। अमृत काकी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले हैं तो दयालु। डॉक्टर और स्त्री वार्डन की मैट्रन आ गई। अमृत काकी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। माँ को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह करने को कहा। मैट्रन ने कहा, इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बीच में ही अमृत काकी बोली, बहन, चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि ये एकदम पगली है। कोई इसके पास बैठा कर खिलाए तो ये खाती है, नहीं तो नहीं। इतना कहते हुए उनका कंठ भर आया और वाक्य अधूरा ही रह गया। दूर खड़ी परिचारिकाएं निकट दौड़ाई। एक बोली, बा, आप किसी तरह की फिक्र ना करें, हम इसे मुंह में कौर डाल डाल कर खिलाएंगे। भरी भरी आवाज में अमृत काकी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है। इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता। रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गीले में सो रहेगी। और और उसको वायु हो जाएगा। हाँ। और वायु हो जाएगा तो ये बहुत बीमार हो जाएगी। अब ऐसी बीमारी में आप लोगों को इसकी देखभाल करने में और भी परेशानी होगी। परिचारिका ने शांति से कहा, बा, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में इसे यहाँ लेकर आई हूँ बहन। अमृत काकी परिचारिका से फिर बोल उठी, रात में रोशनी जलती रहने से भी इसे नींद नहीं आती। परिचारिका ने कहा, इसे नींद नहीं आती, उसे नींद की दवा दी जाती है। इसे दूसरे उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं, वो भी देखते हैं। जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है। रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। मिलने वाले लोग विदा लेते जब रोगी को अंदर के कमरे में ले जाने के लिए दरवाजा थोड़ा खुलता। इस अवसर का लाभ लेकर अमृत काकी की नजर दो तीन बार अंदर की ओर घूम जाती। तीन चार स्त्रियों को अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते हुए देखा। एक ने उनकी तरफ देखकर छाती कूटी और ऐसी भयभीत आंखों से देखा कि वो डर गई। इस पर से उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा, मंकू को जिस कमरे में रखना हो वह मुझे दिखला दे एक बार। मेट्रन ने कहा, अंदर किसी को जाने का नियम नहीं है। विस्मय नेत्रों से यह नई दुनिया देख रही मंगू अमृत काकी की बगल में लपकी। सिर पर हाथ रखकर अमृत काकी रोज की तरह स्नेहमय बेटा शब्द उच्चारित करने गई कि तभी उनका स्वर फूट पड़ा। मरने के समय जैसी लंबी सिसकी फूट पड़ी। इस आक्रंदन में सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों से चौधार आंसू बह चले। ऐसी रुदन से अभ्यस्त हो डॉक्टर, मैट्रन और परिचारिकाओं के हृदय भी भर आए। दीवारें भी आर्द्र हो उठी। इतना स्नेह भरा कोई किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो, ये उन्होंने नहीं देखा था। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटकार कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो, चाहिए तुम्हें? मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एकदम से खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका हाथ थपथपाकर परिचारिका मीठे शब्दों में बोली, तुम मेरे पास रहोगी ना? मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दूं कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे किया। दरवाजा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गया। मंगू की कलेजा कांप उठे, ऐसी चीखें अमृत काकी ने पुनः निकाली। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, इस इसे अपने पुत्र जैसा ही मुझे भी अपना पुत्र समझिए। इस अपने पुत्र जैसा मुझे भी पुत्र समझिए। बेटे को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़ के जा रही हैं, ऐसा मानिए।
अधेड़ वय की बालवय में विधवा हुई इस क्षेत्र में पड़ी मैट्रन ने आश्वासन दिया, आज तक आपको आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। अमृत काकी सिसकी भरती हुई बोली, इसे बेजबान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं, मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसलिए मैंने हृदय कठोर करके उसका कंठ भराया। मैट्रन ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। अमृत काकी की सिसकियां रुकी, फिर उनकी दृष्टि उस बंद दरवाजे को पार कर मंगू पर जैसे ही पड़ी थी, मंगू पर ही जैसे पड़ी थी। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया हो, वैसे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती, शाम के समय भोजन में दूध के साथ या दाल में भीगी हुई रोटियां ही खाती है। अच्छा। अमृत काकी की करुण आंखों की तरफ नजर करने की मैट्रिन की शक्ति न थी। वो वैसे ही नीची दृष्टि किए बोली, मैं ध्यान रखूंगी। अमृत काकी और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए। दोनों के चेहरों पर शोक के बादल छाए थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में विदा हुए। ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही अमृत काकी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे या नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई, इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उसे ठीक न लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं, भले हैं, ऐसा विश्वास अमृत काकी को हुआ था, परंतु उन्हें अंदर जाने न दिया था, इसलिए संदेह रह गया। हमें अच्छा न लगे, शायद वहां कुछ वैसा होगा, इसलिए तो हमें न जाने का नियम बनाया होगा। इस बात का पुष्टिकरण करता था वो अधखुला दरवाजा। भूत की तरह घूमती, गंदी और भूख से मर गई हूं वैसी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियां। इसके साथ ही अमृत काकी को मंगू उन्हें न देख कर रोती हो ऐसी आवाज सुनाई दी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, बा, क्यों रोती हो? किसी की मृत्यु हो गई है क्या? रात में पौने 11 बजे के करीब अमृत काकी और पुत्र घर लौटे। तब घर पर उनकी राह देखती पड़ोसिन, जो उनके कुटुंब की थी, जाग रही थी। उनके लिए उसने खाना भी बनाया था, पर दोनों ने खाने के लिए मना कर दिया। स्वजन की मृत्यु का घाव ताजा हो, तब जैसे आग्रह करने वाली की जीभ नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसिन ज्यादा खींचतान न कर सकी। अमृत काकी के अंदर में एक तंबूरा बज रहा था। मंगू इस समय क्या करती होगी? पल पल में यही विचार उनके हृदय को बेध रहा था। कितनी ठंड है, उसे ओढ़ाया तो होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा, तो उसका फ्राक और बिछोना बदला होगा क्या? जैसे मंगू उनकी बात सुनने को हो, वैसे बड़बड़ाई, बेटा, पेशाब न करना, ओढ़ा हुआ मत फेंकना। ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती, फिर भी मंगू उन पर अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती तो उसका फ्राक और बिछोना भी बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई, फिर भी अपने साथ ही उसे सुलाती, जिससे वह पेशाब करे तो उन्हें तुरंत पता चले और उसे गीले में सोना न पड़े। अमृत काकी को स्वयं भी उसके बिना बिछोना सुना सुना लगता था। मन में हुआ, मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी या नहीं। उनके लिए उसकी आंखें बावरी बन उन्हें ढूंढती होंगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ। उन्होंने चारपाई की पाटी पर सिर कूटा। मैं मां होकर उसे अस्पताल में छोड़ आई। उनकी एक सिसकी फूट पड़ी। बाहर के खंड में सोए पुत्र को भी नींद नहीं आई। मां की अपेक्षा उसे 100वें हिस्से जितनी भी मंगू के साथ माया न थी। फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा था। माँ की सिसकियों के साथ उसकी आंखों में से भी आंसू बहने लगे। अपने को इतनी वेदना होती है, तो माँ को क्या-क्या होता होगा। माँ के हृदय का मांस, वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार जीवन में उसे पहली बार एक पुत्र के रूप में हुआ। उसका हृदय पुकार उठा, माँ, माँ का ये दुःख किसी तरह कम करना चाहिए, किसी उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी मैं न कर सका, मेरा जीवन व्यर्थ है। उसके साथ ही उसके अंतर ने प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मलमूत्र धोने को तैयार ना होगी, तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर से उतर गया। अमृत काकी ने दूसरी सिसकी ली होती, तो वह उसी क्षण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर सांत्वना दे देता। पर वो शांत पड़ गई, ऐसा लगा। इसलिए उसने भी सोने के लिए आंखों पर पलकें गिरा ली। सुबह जब चक्की की ओर मथने की जब चक्की और दही मथने की मधुर आवाज गूंज रही थी, तब सारे गांव को भेद डालने जैसी चीखें अमृत काकी ने मारनी शुरू की। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, दौड़ो रे दौड़ो। पुत्र चारपाई से उछल पड़ा। पड़ोसी आए, चक्कियां और मथनियां रुक गई। जिसने सुना वही दौड़ाया, जो आए वैसे ठिठक गए।
अमृत काकी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। अमृत काकी भी पागल हो गई थी। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी विकलांगता के प्रति एक संवेदनशीलता जागृत करने में, विचार करने में प्रेरित करेगी। जीवन के अलग-अलग पहलू होते हैं दोस्तों, और उन पहलुओं में एक पहलू विकलांगता का भी है। आप सब अपने आसपास के लोगों के साथ संवेदनशीलता के साथ संवेदनशील होकर व्यवहार करें, एक दूसरे की समस्याओं को समझने का प्रयास करें। शायद यही समावेशन है। अगली ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।